अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आप सबको ईद मुबारक। जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का दूसरा दिन है, इसी की मुनासबत से आज हमने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। उन लोगों के साथ बातें करनी है जिनको नॉर्मली आप उस तरह टीवी पे नहीं देखते, लेकिन इस ईद के अंदर उनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। वैसे तो पूरा साल ही जो उनका किरदार है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन खासकर इस ईद के मौके के ऊपर उन लोगों ने पूरे साल तैयारी करनी होती है। वो जानवर भी पालते हैं, वो आके जानवर बेचते भी हैं। मैं बात कर रहा हूं किसानों की और किसानों के नुमाइंदों की। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं खालिद महमूद खोखर साहब, सदर नेताद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है। बुखारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस ईद के ऊपर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको पता है कि जब गोश्त पकता है तो साथ नान भी इस्तेमाल होते हैं और तंदूर जो हैं वो भी पूरे मुल्क में खुले रहते हैं। तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर कैपिटल नान बाई एसोसिएशन से सजाद अली अब्बासी साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, मैं जरा आपसे शुरू करूंगा। हम ज्यादातर किसानों को देखते नहीं हैं, लेकिन किसानों का किरदार इस मुल्क की मैशियत के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस ईद के मौके पे पहले तो आप तीनों शख्सियात को ईद मुबारक। ये ईद आप लोगों की कैसी है? पिछले साल से बेहतर है? एंजॉय कर रहे हैं ईद को? जो किसानों ने माल मवेशी पाला था वो बिक गया, कैसी रही सूरत हाल? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक जी। मैं एज ए काश्तकार ये कहूँगा कि ये जो इस साल हमारा गुजरा है, ये हमारे लिए कोई अच्छा साल नहीं था काश्तकारों के लिए। यानी काश्तकार के अगर देखा जाए, ना घर के हालात अच्छे थे, ना खेत के हालात अच्छे थे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे थे, ना सेहत के हालात अच्छे थे। पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई, खादें महंगी, बिजली महंगी, डीजल महंगा, और हमारी प्रोड्यूस का रेट जानबूझ के हमें सही ना दिया गया। यानी कि पिछले इन 2-3 सालों में हमें सैकड़ों अरब का नुकसान पहुँचा। यानी कि पहले हम कहते थे कि पिछले 2 सालों में हमें 2200 अरब रुपए का सिर्फ गंदम में नुकसान हुआ, कपास की फसल में हमारा नुकसान हुआ, इस दफ़ा आलू की फसल में, गोभी की, गाजर, मूली, तमाम फसलात में काश्तकार को नुकसान हुआ। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ इस ईद के मौके पे कि हम काश्तकारों को यहाँ पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता, हालांकि हकीकत ये है, ये काश्तकार ये है जो इस मुल्क में हर चीज़ पैदा करके देता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। काश्तकार नायब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ के ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। इस 25 या 26 करोड़ आवाम को जो सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, गोश्त खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, गंदम खाते हैं, ये हर चीज़ पैदा करके देने वाला ये किसान है। उसके बदले में उसको लक़ब क्या दिया जाता है? पेंडू और गवार का। यानी कि काश्तकार को मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तानी और इंसान भी यहाँ तस्लीम नहीं किया जाता। जिस शख्स को जिस मुल्क में, अपने ही मुल्क में उसकी पैदावारी लागत ना मिले, उसके साथ 25% उसको प्रॉफिट ना मिले, वो क्या ज़राअत करेगा यहाँ पे? यही वजह है कि आज हमारी ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। अगर हम इस वक्त नोट करें कि हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्या डेफिसिट बढ़ा है, तो तकरीबन $6 बिलियन का है। हमारा चावल में $2.1 बिलियन डॉलर डिक्लाइन आया। $3.9 बिलियन का हम चावल एक साल पहले एक्सपोर्ट किया था, अब $1.8 बिलियन पे आ गए हैं। कॉटन की इंपोर्ट में हमारा $2 बिलियन का इजाफा हो गया है। इसी तरीके से मक्की में 70% एक्सपोर्ट में कमी आ गई है। चिल्ली में 90% एक्सपोर्ट में कमी आ गई। फ्रूट वेजिटेबल में 42% कमी आ गई है। इस तरह सेसमी यानी तिल की एक्सपोर्ट में को 60% कमी आ गई है। हम IMF से एक साल में क्या लेते हैं और अपना क्या दे बैठे हैं। हालांकि अगर ये सोचा जाए, इस मुल्क को हमेशा किसने चलाया है? इस मुल्क को इस वक्त तक, आज की तारीख तक से ज़राअत ने चलाया है। और जब भी मुश्किल वक्त आया है तो ज़राअत ने इस मुल्क को सहारा दिया। अगर आप नोट करें, पिछले अदवार में अगर देखें, आपने 9/11 जब हुआ, पाबंदियाँ लगी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोया है, ज़राअत की वजह से, किसान की वजह से। इस हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ने जब एटमी धमाका किया, तब भी रिस्ट्रिक्शन लगी, पाबंदियाँ लगी, तो कोई भूख से नहीं मरा इस ज़राअत की वजह से और इस किसान की बदौलत। 17 साल हमने दहशत गर्दी खिलाफ जंग लड़ी, तब भी पाकिस्तान में कोई भूख की नहीं बात हुई इस ज़राअत की वजह से। किसान, अगर कोविड-19 आया तो उस वक्त पूरी दुनिया में भूख नाच रही थी, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा खाना खा के सो रहा था। अभी ईरान इसराइल जंग में दुनिया में फूड शॉर्टेज है।
दुनिया में बड़े ममालिक में फूड शॉर्टेज, और अगले 3 साल तक ये फूड शॉर्टेज जो इंटरनेशनल स्टडी है उसके मुताबिक 3 साल ये रहेगी कम अज कम। अगर आज जंग बंद हो जाए, आज की डेट में बंद हो जाए, तो 3 साल इसके असरात मुरतब होंगे। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी सुबह दोपहर शाम खाना खा रहे हैं इस किसान की वजह से और इस ज़रात की वजह से, और उसी किसान मैं थोड़ा टाइम और लूंगा। मैं आपके पास वापस आऊंगा, जरा मैं दूसरों को भी शामिल कर लूं, इसलिए कि ये जो आपने बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी आपसे बात हो रही थी कि उसमें भी काफ़ी कमी आई है। लेकिन मैं ज़रा बुखारी साहब को भी शामिल कर लूँ इसमें। बुखारी साहब, ये जो किसानों के मसाइल हैं इसके ऊपर मैं आता हूँ। इस दफ़ा स्पेसिफिकली ज़रा आप ये तो बताइए कि जो किसान माल मवेशी पालता है, इसलिए कि जिस तरह अभी खोकर साहब भी फरमा रहे थे कि किसान की जो माली हालत है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, फिर उसको एक तरह से कवर करने के लिए कोई 2-3 जानवर पाल लिए, उनको ईद के मौके पे बेच दिया, कुछ बड़े पैमाने पे पालते हैं बेचते हैं। उसमें आपको कोई तेजी नजर आई? ईद से पहले जानवर ज्यादा बिका, मंडियों में कितना जानवर आया, कोई उस हवाले से अदादो शुमार या कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका और आपके चैनल का। मुझसे पहले खालिद भाई ने जो भी हालात बताए हैं ज़राअत के हवाले से वो आपके सामने हैं। जो और दूसरा, ईद मुबारक मैं कहूँगा अपने तमाम पाकिस्तानियों को और अहले इस्लाम को। गुजारिश ये है कि किसान जो है वो लाइफ स्टॉक का जामिन है और वो जानवर पालता है, लेकिन उस पर इतनी मेहनत लगती है काज़मी साहब के आप सोच भी नहीं सकते। और एक साल में उसकी वो उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि जब ईद आएगी और वो लेके जाएगा, लेकिन इस दफा भी रेट अच्छा नहीं बना और किसान जो है वो परेशान है, इसलिए कि लोगों के पास जो है वो फाइनेंशियल पावर ही नहीं रही। बुनियादी चीज ये है कि रेट तब बनता है जब लोगों की जेब गर्म होती है, लोगों के पास पैसा होता है। यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि ना वो बिजली का बिल अदा कर सकता है, कुर्बानी की तो बाद की बात है, ना वो उसके घर का खर्चा पूरा होता है, ना उसके बच्चे की तालीम जो है वो सही तौर पे वो पूरी होती है, ना उसकी सेहत के ऊपर कोई पैसा वो खर्च कर सकता है। किसान का तो ये हाल है कि वो बिल्कुल बेचारा बदहाल है। उसे किसी सूरत नजर नहीं आती कि हुकूमत जो है वो किसी तौर पर भी ये सुनने के लिए तैयार हो कि किसान जो है वो डूब रहा है। किसान डूब रहा है कि मतलब यह है कि पाकिस्तान डूबेगा। ये कहते हैं कि जो है वो पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान है। मैं कहता हूं कि गलत कहते हैं। इस वक्त बहरान पाकिस्तान है जो ये हुकूमत करने जा रही है। काज़मी साहब, आप सोच नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हशर बरपा है। एक बिजली के बिल, आप भी अपने जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप अक्सर तस्करा कर रहे हैं। आज मेरा अपना बिल आया है, यानी मैं ट्यूबवेल का जो बिल आया है उसमें मैंने कोई यूनिट नहीं सर्व किए, सोलर भी लगा हुआ है। और जुल्म की इंतहा ये देखे कि 7,500 रुपए से ऊपर जो है फिक्स चार्जेस इन्होंने लगाए हुए हैं। ये एफपीए के बाद जो है जो वो चार्जेस लेते हैं उसके बाद उसके ऊपर उस पर भी टैक्स होता है। आप हैरान। जी, मैं आपके पास वापस आता हूं बुखारी साहब। आपने सुना बासी साहब, जो किसान है उसका बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, गिला शिकवा है कि किसान को तो गंदम का रेट नहीं मिलता, और आप लोगों का हमेशा से ये गिला शिकवा, जी हमें आटा बड़ा महंगा मिल रहा है, हम रोटी सस्ती किस तरह दें। तो किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही, आपको गंदम महंगी मिल रही है, फिर ये मसला किस जगह पे है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। और जैसे कि मौजूदा सूरत-ए-हाल खोखर साहब ने भी बताई है और आपके सामने है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि वाहिद ये ऐसा मुल्क है कि गंदम में खुद कफील, और पोजीशन ये है कि 3500 रुपये की ख़रीदारी इन्होंने जो रेट निकाला है गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी नाहली समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट की कि उन्होंने 3500 रुपये रेट जो जारी किया सरकारी, उस रेट पे इनकी जितनी भी आगे टीम्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जितनी भी आगे ब्यूरोक्रेसी है, उस रेट पे ये ना तो मिल को दे रहे हैं ना किसी को। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ईद गुजर गई है और आपके सामने है, किसान रो रहा है, सनतकार रो रहा है, तमाम कारोबारी तबका रो रहा है। इस्लामाबाद में बैठे हुए तमाम ताजरों की जो सिचुएशन है ईद से पहले आपके सामने है, रोडों पे थे, लॉकडाउन, बिला वजह लॉकडाउन, 8 बजे दुकानें बंद। अब 8 बजे
मगरिब के टाइम के बाद लोग बाहर निकलते हैं शॉपिंग के लिए, दुकानें बंद, कारोबारी तबका तबाह हो गया है। पोजीशन ये है कि 3500 रुपया गंदम की इन्होंने जो कास्ट निकाली है गवर्नमेंट ने, 3500 रुपया निकाल के अगर इस रेट पे भी देना तो हमें जो आटे की पहुंच है वो हमें 9 से 10 हज़ार में पहुंचेगी। 3500 इन्होंने रेट निकाला है तो वही गंदम जो मिल वाले को मिल रही है वो 4500 4400 रुपए में वो खरीद रहा है। अब उस रेट में खरीद के वो आगे जाएगी, पिसाई होगी, फिर जब एंड पे जाएगी हमारे पास तंदूर पे तो हमें वो बोरी पड़ेगी 13 से 1000 रुपए में। तो हम कैसे मुमकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट के दिए हुए रेट के ऊपर हम रोटी बेचें? ये तो ईद की वजह से हमने एक बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा दिन था, इस वजह से हमने रेट नहीं बढ़ाए, प्रोटेस्ट नहीं किया, खामोश रहे कि ईद गुजर जाए तो ईद के बाद और ईद रेट बढ़ाना है। आपका टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है, आप लेट तक खोल सकते हैं दुकान, टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है, लेट तक दुकानें भी खोल सकते हैं। वो ईद की वजह से ये बड़ी मेहरबानी है इनकी, ये कि ताजरों के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा ये शफकत की है। अगर इन तक हो तो ये मेरे ख्याल से ताजरों के ऊपर ये भी मेहरबानी है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। अच्छा खोखर साहब, जिस तरह आप बता रहे थे कि बहुत सारे मसाइल हैं, ऑब्वियसली ईद का मौका है, हम बहुत ज्यादा कौम को डिप्रेस भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये वो जेन्युइन चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए कि ये किन मराइल से गुजर रही है हमारी ज़राअत। तो पहले भी आप भी बात कर रहे थे कि जो हम एक्सपोर्ट्स वगैरह करते थे उसमें भी कमी आई है ज़राअत में। देखिए जी, मैंने तो अभी बताया कि हमारी एक्सपोर्ट में तकरीबन $6 बिलियन का डेफिसिट बना है जी। पहले से हमारी जो कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इजाफा हुआ और एक्सपोर्ट में कमी आई है वो $6 बिलियन का बनता है जी। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, एक्चुअली वजह यह है कि गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है। अगर गंदम की फसल बेहतर होगी, अच्छा रेट मिलेगा, तो बाकी सारी फसलें काश्तकार के पास पैसे आएंगे, वो खर्च करेगा बाकी फसलों के ऊपर। क्योंकि गंदम आपकी लगती है तकरीबन पाकिस्तान में कोई 2.25 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख एकड़ पे गंदम काश्त होती है। बाकी गर्मियों की 4-5 फसलें मिलके भी इतने रकबे पे काश्त नहीं होती। ये असल जो इशू है जी। अब जिस साल हमें गंदम का रेट मिला 2023 में, तो हमने 2024 में आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी, 3900 हमें रेट मिला था, अच्छा रेट मिला, हमने ग्रोथ दी 6.25। अगले साल हमें रेट ना मिला 24 में, तो 25 में हमारी जो ग्रोथ है वो -13.49 है एग्रीकल्चर की। हुकूमत ने जो बनाई है वो 0.56 है, लेकिन वो लाइफ स्टॉक बाकी चीज़ों को मिला के है। अगर हम मेजर 5 फसल लें तो -13.49 है। ये भी गवर्नमेंट की फिगर है, मेरी नहीं है, ठीक, जो मेजर फसलें। अब आते हैं जी कि करना में क्या चाहिए जी, असल चीज़ें करना क्या चाहिए। हमें देखना ये चाहिए दुनिया में कामयाब मॉडल कौन सा है, दुनिया किस तरह कामयाब हुई है। वो बेवकूफ़ तो नहीं है जिन्होंने पर एकड़ पैदावार भी बढ़ाई है, एग्रीकल्चर पे सब्सिडी भी देते हैं। क्यों देते हैं? वो बड़े मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क जिनकी पर एकड़ पैदावार हमसे ज्यादा है। सर अब ये देखें, गंदम में अगर हम इस दफा 3500 रुपये रेट को लें कि 3500 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, हालांकि आज से 2-3 साल पहले जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी वो 3410 रुपए थी। उसके बाद हुकूमत ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली ही नहीं है। इस दफा 3500 मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी। उससे ये बनता है 33 मन आपकी पंजाब की जो एवरेज इन्होंने खुद बताई है इस दफा, उस हिसाब से अगर हम वो 3500 में बेचते हैं 33 मन, 1,15,500 रुपए की बनती है। अगर उसमें हम मिनिमम जो ठेका है 6 माह का वो 60,000 निकालें, यानी कि 1,20,000 साल का हम ठेका लगा रहे हैं, जो कि नॉर्मली 1.5 लाख 2 लाख ये ठेका है जी। तो बाकी बढ़ता है जी 55,500 रुपया। 55,500 में पाकिस्तान का कोई साइंसदान, कोई एक्सपर्ट, कोई एग्री एक्सपर्ट मुझे गंदम काश्त करके दिखा दे। ये जो बात हो रही है कि काश्तकार को बहुत पैसे मिले, देखिए ना, बात वो है जी जो फिगर के साथ बात की जाए, आके एग्जैक्ट बताया जाए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब देखें ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड, आज पाकिस्तानी काश्तकार को यूरिया मिल रही है 4,500 4600 रुपए, 4,600 रुपए के। इंडियन काश्तकार को आज भी, जब इंटरनेशनल रेट उसका बहुत ऊपर जा चुका है, 15-16 हजार जा चुका है यूरिया का, लेकिन इंडियन काश्तकार को वो पाकिस्तानी रुपीज में को 900 रुपए की मिल रही है। अब डीएपी हमें आज पाकिस्तान में उसका रेट है 16,500 रुपया, इंडियन काश्तकार को आज भी पाकिस्तानी रुपीज में को 4,500 रुपए की मिल रही है। डीजल वहां पे सब्सिडाइज है, पेस्टिसाइड सब्सिडाइज है। फिर एक चीज और है, वहां रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पाकिस्तान में रिसर्च का बजट नहीं है। पाकिस्तान में रिसर्च किया जी, एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है जी, ना होने के बराबर है। ब्राजील ने चंद सालों में क्यों तरक्की की, उसका 1.75 है।
अब फर्क आप देखें ना जी, जिस सेक्टर से एग्रीकल्चर के लाइफ स्टॉक के सेक्टर से आप तकरीबन 28,000 अरब की प्रोड्यूस लेते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या है? देखें, जब आप उस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, नई रिसर्च नहीं होगी, नई रिसर्च नहीं होगी, हम हुकूमत से बार बार अपील क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं अपने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मैंने हुकूमत से बारहा हर जगह पे अपील की है कि मेहरबानी करके आप इस तरह करें कि एक इंडिपेंडेंट हर क्रॉप का प्राइस कमीशन बनाएं, जिस तरह दुनिया में है। उस प्राइस कमीशन का क्या काम हो कि वो काश्त करने से कम 1 साल पहले हमारी पैदावारी लागत निकाल के 25% प्रॉफिट के साथ, जो इंटरनेशनल थंब रूल है, हमारा रेट अनाउंस कर दे। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, कि काश्तकार को काश्त करने से पहले पता होगा कि कितना रेट मिलेगा। मैं उसकी मिसाल देता हूं। अभी जो हमने गंदम काश्त की थी, 25 में काश्त की और 26 में हार्वेस्ट की, हमें आखिरी वक्त तक नहीं पता क्या रेट मिलेगा। अब ये जो 3500 का बज रहा है, हमने जनूबी पंजाब में अपनी 80% जो गंदम पहले बेची है वो 2800 से 3200 में बेची है, 2800 से 3200 में बेची है, बाद में रेट अप हुआ है। ठीक है। अच्छा, इंडियन का हमारे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को कब रेट मिला? अगस्त 2024 में इस क्रॉप का रेट मिल के अनाउंस हो गया था वहां पे। यह फ्यूचर मार्केट है। काश्तकार मेंटली तौर पे तैयार होता है कि ये मेरी पैदावारी लागत होगी, ये मेरी कास्ट होगी और मुझे ये रेट मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अच्छा बुखारी साहब, आपने खोखर साहब की बात भी सुनी। अब 2-3 कोई ऐसे स्टेप्स हों जो हुकूमत ले सकती है या ओवरऑल की चीजों में बेहतरी लाने के लिए किए जा सकते हैं, आपकी नजर में वो क्या है? देखिए काजमी साहब, अगर ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अनाज की कमी ना हो, जो कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है फूड सिक्योरिटी का, उसने 10 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि ग़िज़ाई किल्लत का उन्होंने खदशा जाहिर किया है, लेकिन हमारी हुकूमत के कान में जूं तक नहीं रेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इतनी महंगे, जिस तरह खालिद भाई ने बताया आपको कि खाद का इतना डिफरेंस है, और जब 3900 रुपए हमें गंदम का रेट मिल रहा था तो उस वक्त हमारी जो 11,000 थी, और आप ये देखें कि हमारी वज़ीर आला साहिबा, मैं अगले दिन सुन रहा था उनकी स्पीच, वो फरमा रही थी कि महंगाई का ग्राफ 2022 के अंदर यूं था, यूं, और उसके बाद फिर जो है वो यूं आया, और वो जो वहां सामीन बैठे थे, मैं हैरान था, और उन्होंने वहां पे तालियां बजानी शुरू कर दी, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि अब ग्राफ यूं आ गया। यानी जब आपको पेट्रोल 160 रुपए में मिल रहा था तो महंगाई का ग्राफ ऊपर था, और जब अब आपको पेट्रोल जो है वो 400, ये जंगी जो है ना वो भाषण काजमी साहब वो न दे हुकूमत। बात यह है कि ना आपके इंडिया ने बढ़ाया, ना आपके बांग्लादेश में ऐसे मामूली सा बढ़ा। फिर आप ये देखें कि आपका जो उस वक्त 13 रुपए 35 पैसे के लगभग जो है वो बिजली का यूनिट था 2022 के अंदर, और अब जो है वो आज जो मेरा बिल आया है जिसमें मैंने यूनिट भी सर्व नहीं किए, और एक आप हैरान होंगे कि वो जो मेरे ख्याल में कोई 60-70 रुपए के लगभग मुझे वो यूनिट पड़ रहा है। ये महंगाई कम हुई है, यूं गई है, या महंगाई और आसमानों के ऊपर चढ़ गई है? खाद हमारी जिस तरह आपको बताया खालिद भाई ने कि वो आगे से आगे जा रही है, और बाकी जितनी फसलें हैं, आज आप कपास से हाथ धो बैठे, आपने गन्ने को प्रमोट किया है। अभी भी जिला रहीम खान में ये सुना जा रहा है कि यहाँ पे कुछ शुगर मिल्स लग रही हैं। अरे खुदा के बंदों को खुदा का खौफ करे, कोई अपने मुल्क के लिए सोचे। मुल्क जिस दलदल के अंदर फंस गया है और जिस तबाही की तरफ चला गया है, मुझे नहीं समझ आती कि हम इससे किस तरह से निकल पाएंगे। आए दिन जो है ये कहते हैं कि एमओयू साइन हो गए। अगर 400 एमओयू साइन हुआ है तो उसमें से कितने पे अमल दरामद हुआ है? काजमी साहब मुझे ये बताएं कि जो है आपकी गुर्बत जो है वो 50 से ऊपर जो है वो खते गुर्बत से जो नीचे है अवाम जो है, ये हमारा जो है वो ये हुकूमतों की जो हालत है कि किसानों के साथ सब्जी उनकी नहीं रेट दे रहे,
आज टमाटर का आप देख लें कि हाल क्या है कि शॉपर पड़े हुए हैं, कुछ लेने वाला नहीं है। उसके अंदर हुकूमत को ये चाहिए कि वो एक तो प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए। अब प्राइवेट सेक्टर ने अगर गंदम खरीद की है, ये जो थोड़ा बहुत काजमी साहब जो रेट मिला है वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से मिला। आज फिर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डंडा उठा लिया पंजाब हुकूमत ने और वो उनको जनाब पकड़ दकड़ कर रही है। इस तरह नहीं निजाम चलता। आपने वो कहा बुखारी साहब आपके पास वापस आऊंगा। अब्बासी साहब, बात घूम फिर के जो किसान गंदम उगाते हैं वो बात आपके पास ही आ जाती है। एंड ऑफ द डे जहां पे ये किसानों के मसाइल हैं, आप लोगों के मसाइल हैं, आम बंदा भी स्ट्रगल कर रहा है। ये ईद पे भी लोगों के लिए अपनी बुनियादी चीजें लेना मसला बना हुआ है। तो रोटी एक बुनियादी सी चीज है, उसकी कीमत जब ऊपर जाती है तो उससे आम बंदे को बड़ा जो है वो असर पड़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग भी तो कुछ ना कुछ कर सकते होंगे ना। देखें जी अतर साहब, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ईद की वजह से हम रेट नहीं हमने बढ़ाया, सिर्फ इस वजह से कि ईद है, लोगों की खुशियों में खलल ना डले। अदरवाइज इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अभी 2 से 3 दिनों बाद आप देखेंगे जून में ये जो आटे की बोरी हमें 11-12 हज़ार की मिल रही है, ये हमें 15 से 16 हज़ार में परचेज करनी पड़ेगी। और जो रोटी आज हम इस्लामाबाद में 25 की दे रहे हैं, ये आपको 35 की मिलेगी ठीक 15 दिनों बाद। ये नोट कर लें, आने और मैं कह रहा हूँ ठीक 15 दिनों में 35 की रोटी होगी, 50 रुपए का नान होगा। जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की हुई है, किसी चीज पे ये कंट्रोल नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ इस ईद के मुकद्दस आयाम की वजह से, इन दिनों की वजह से हमने कि पब्लिक बहुत परेशान है। लोग, मैं समझता हूँ जो एंड यूजर है उसकी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। पोजीशन ये है कि हमारे जो ईद पे जो हमारा सेल होती थी उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कि 50% कमी आ गई है। कुव्वत खरीद लोगों की खत्म हो गई है। जैसे कि आप देखेंगे अभी कुर्बानी के दिन गुजरे हैं, जानवरों की जो पोजीशन है मंडियों में देखें आप, खरीदार है ही नहीं, जानवर भरे हुए थे, खरीदार नहीं है। इसी तरह तमाम मार्केटों का आप विजिट करें, वहां पे भी यही पोजीशन है, सिर्फ महंगाई ना कंट्रोल होने की वजह से। अब मजीद देखें, हमारा एंड यूजर जाएगा, हम क्या कर सकते हैं? हमें ना इन्होंने बिजली के बिलों में सब्सिडी दी, ना गैस के बिलों में दी, ना एलपीजी में दी, ना आटे में दी। हम कहां जाएं? हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं कि हम महंगा आटा खरीद कर आवाम को सस्ती रोटी दें। ठीक है। अच्छा खोकर साहब, ऑब्वियसली आप लोग की हुकूमत से कंसल्टेशंस वगैरह भी होती रहती होंगी, और हुकूमत की भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत ये चाहेगी कि खुदा न खास्ता ज़राअत का बहरान आए या किसी फसल का बहरान हो। हुकूमत की नीयत पे तो आप शक नहीं कर सकते, लेकिन शायद कहीं पे कुछ कमियां हो। तो ये सारी फीडबैक आप देते हैं, जो मुतलका लोग होते हैं उनको पता चलती है ये सब चीज़? पहली चीज़ है कि मैं नीयत पे शक नहीं करता। मैं एक कहता हूँ नीयत की बात नहीं है, विल की बात है। विल नहीं है, अगर विल होती तो ये ना होता। अब एक चीज़ आती है महंगाई गंदम की। मुझे अब एक चीज़, ये मेरे साथ बैठे हैं, हमने पिछले 2 सालों में गंदम पिछले साल मैक्सिमम जो काश्तकार ने बेची थी वो 2200 रुपये मांग थी, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। इससे 1800 से लेकर 2200 तक। बाद में रेट अगर 4500 पे चला गया, उसमें काश्तकार का कसूर तो नहीं है। अगर गरीब को रोटी एंड कंज्यूमर को कौन लुटा है? काश्तकार और एंड कंज्यूमर दोनों, सब बाकी सब दरमियान वालों ने सबको मिल के लूटा है उस वक्त। यानी कि ये नहीं हुआ कि उनको माफ किया गया, मिल के लूटा गया सब ने। इस दफा काश्तकार को जो रेट मिला 2800 से लेके 3500 तक रेट मिला है। 80% जो काश्तकार है जनूबी पंजाब का, उसको रेट 3200 तक मिला 2800 से लेके। अगर आज 3500 से रेट ऊपर जाता है या बढ़ता है, ये उसमें काश्तकार का कसूर तो नहीं। काश्तकार तो गंदम बेच बैठा है, काश्तकार ने सारी गंदम बेच दी है। ये दरमियान में जो कमाई हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, वो कौन कर रहा है? एक। दूसरा, कोई सजा जजा है किसी के लिए? काश्तकार के लिए तो कोई जजा नहीं है कभी मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि पाकिस्तान में बहुत सारे काश्तकार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, कोशिश की, बहुत काम किया, बड़े अच्छे फार्म बनाए, बड़ी दिन रात मेहनत की। अच्छा, कभी आज तक सुना है किसी काश्तकार को सितारा इम्तियाज मिला? सितारा इम्तियाज किनको मिला? झूठ बोलने वालों को, गलत बयानी करने वालों को, करप्शन करने वालों को सितारा इम्तियाज मिला होगा। जो इस मुल्क की हकीकतन खिदमत कर रहा है वो किसान है जी, जो प्रैक्टिकल काश्तकारी करता है, उसको तो नहीं मिला आज तक। उसको तो इज्जत की निगाह से भी नहीं देखा गया कभी आज तक। अब ये देखें कि गंदम में हुकूमत के लोगों ने क्या काम किया। कोई सजा जजा हुई? सर 2024 में हुकूमत ने खुद अनाउंस किया 3900 रेट, खुद अनाउंस किया। अप्रैल में जब कटाई शुरू हो रही थी तो उस वक्त भी फूड मिनिस्टर ये कह रहा था कि हम खरीदारी कर रहे हैं 3900 पे।
बारदाना दे रहे हैं, बारदाने का तरीक़ेकार आ गया, ये हो गया वो हो गया, खरीदारी ना की गई, कहा गया हमने डीरेगुलेट कर दिया जी। अच्छा, हम मान गए डीरेगुलेट, हमने ये कहा कि डीरेगुलेशन करनी है तो इसे सही तरीके से एंड टू एंड डीरेगुलेट करें। जब डीरेगुलेट करेंगे तो ना रोटी का रेट तय कर सकते हैं, ना आटे का रेट तय कर सकते हैं, ना बैनुल सूबाई पाबंदी लगा सकते हैं, ना बैनुल अजलाई पाबंदी लगा सकते हैं, कानून जी है। लेकिन इन्होंने आके 8 अगस्त को एक रेट नोटिफाई किया मुख्तलिफ अजला में 2600 से लेकर 2700 रुपए तक। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस साल इन्होंने खुद निकाली थी 3410 रुपए। 2800 रुपए के ऊपर काश्तकारों के ऊपर FIR हुई। पिछला साल आया, एक नया सिस्टम लेके आ गए EWR कि उसके तहत काश्तकार जाएगा स्टोर में जाके अपनी गंदम रखेगा, 70% उसे पेमेंट मिल जाएगी। इस पे बेताशा मीटिंग हुई, हुकूमत का खर्च हुआ, इस पब्लिक के पैसों का खर्च हुआ, फूड डिपार्टमेंट ने खर्च किया, गंदम खत्म हो गई, वो सिस्टम ना चल सका, किसी को सजा नहीं दी गई, ट्रांसफर किया गया, सेक्रेटरी ट्रांसफर हुआ और DG ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। इस दफा जी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ा किसी काश्तकार को नहीं बुलाया गया, अगली बात ये भी मैं आपको अर्ज करूं, ठीक, मीटिंग्स हो गई हैं, हो रही हैं जी, अखबारों में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है जी कि बड़ी मेहनत कर रहा है फूड डिपार्टमेंट, ये कर रहा है वो कर रहा है। डिपार्टमेंट का नाम भी तब्दील कर दिया इन्होंने, मेरे ख्याल में प्राइस कंट्रोल कंज्यूमर राइट्स को इस किस्म का उसका है जी, फार्मर राइट्स कोई नहीं इस पाकिस्तान में, सिर्फ कंज्यूमर राइट्स है। अब क्या जी प्राइवेट एग्रीगेटर मुकर्रर किया वो खरीदारी करें, हमने कहा जी आमीन, ठीक है वो खरीदारी करें। अब हमारी 1 अप्रैल को गंदम आना शुरू हो जाती है रहीम यार खां से, और ये हमारी गंदम तकरीबन 30 अप्रैल तक ऑलमोस्ट पूरे पंजाब की गंदम खत्म हो जाती है। 30 अप्रैल तक कोई एग्रीगेटर खरीदारी नहीं कर सका। ठीक, क्या वजह जी? कि उनके मामला बैंकों के साथ तय फूड डिपार्टमेंट नहीं करवा सका। अब ये नाहिल किसान की है, ये काश्तकार का काम तो नहीं था, पर खमियाजा किसान को भुगतना, खमियाजा किसान ने भुगता। और जिस दिन 2200 से 2800 से 3200 रेट रहा, पहले 23 अप्रैल को वो रेट चला गया 3500 के ऊपर, बल्कि 3500 से 40-50 जब क्रॉस हुआ, पूरी हुकूमती मशीनरी मंडियों में आगे ऐलानात शुरू हो गए, जो 35 से ऊपर सेल करेगा उसके खिलाफ FIR होगी, ये होगा वो होगा, और FIR दर्ज भी हुई। यानी कि जुल्म की इंतहा देखें कि ये नहीं देखा नुकसान क्या, असल इसके पीछे रीजन क्या है, मैं रीजन बताना चाहता हूं। ब्रीफली जरा मुझे। एक तकसीम की गई है शहरी और देहाती की, काश्तकार देहाती है ना, कि हमने शहरियों को आटा सस्ता देना, रोटी सस्ती देनी है, किसके मौशी कत्ल के ऊपर? काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर, गरीब काश्तकार के मौशी कत्ल। और मैं हुकूमत को मैं बताना चाहता हूं, ये काश्तकार का मौशी कत्ल नहीं है, ये पाकिस्तान की मैशत का मौशी कत्ल है। जब हुकूमत खुद एक नारा लगाती है कि किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल, तो किसान तो खुशहाल नहीं है, तो पाकिस्तान खुशहाल कैसे हो सकता है? हालांकि इस मुल्क की जो सही खिदमत कर रहा है आज भी वो किसान कर रहा है, उसके बदले में उसे कुछ मिलता नहीं है। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक लेनी है, वो कान में कहा जा रहा है कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी अब्बासी साहब, ऑब्वियसली जिस तरह अभी बुखारी साहब से भी बात हो रही थी कि 2-4 ऐसे स्टेप्स हों जिनको लिया जाए और जिसमें हुकूमत के साथ भी ताउन किया जाए, आप लोग भी ताउन करें, तो ताकि थोड़ी सी सूरत-ए-हाल बेहतर हो सके। बिल्कुल पॉसिबल है। जब तक आप किसी स्टेक होल्डर के साथ बैठ के मैकेनिज्म तय नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पे, चाहे वो किसान है, चाहे वो एक तंदूर वाला है, दुकानदार है, मिल ऑनर है, कोई भी है, जब तक स्टेक होल्डर के साथ बैठ के कोई फैसले नहीं किए जाएंगे तब तक मुमकिन नहीं है। ये बंद कमरों में फैसले करके लोगों के ऊपर मसलत कर देते हैं। जैसे कि आप देखें कि पिछले साल का ये मिसाल दे रहे हैं, 3900 रुपए का रेट उन्होंने खुद अनाउंस किया था, वो गंदम 5000 प्लस भी खरीदी गई है। अब ये खुद आज इन्होंने 2500 रुपए की 3500 की अनाउंसमेंट की है, 4500 4-4.5 से प्लस जा रही है जो मिल वालों की खरीदारी है। अब हो क्या रहा है, मैं क्लियर कट कह रहा हूं, हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं, तमाम जितनी बड़े मिलर्स हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम लोगों की मिली भुगत से मसनूई किल्लत डाल के ये महंगाई क्रिएट की जा रही है और इसका खमियाजा एंड यूज़र को ही भरना पड़ता है। हम क्या करें, हमारे ऊपर पैरा फोर्स, फलां 120 किस्म की इन्होंने फोर्सेस लगाई होती हैं कि तंदूर वाले से हमने एक गरीब के मुंह से आप
वैसे आप लोगों से लेकर कंसल्ट किया जाता है, बसी साहब बुलाया जाता है, मतलब कि जब कीमत कम करनी है रोटी को, ऑब्वियसली उसमें आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। यही तो हम रोना रो रहे हैं कि स्टेक होल्डर के साथ मशावरत के साथ अगर कोई इकदाम करेंगे, कोई स्टेप लेंगे तो वो बड़ा बेहतर जाएगा। हमें नहीं बुलाया जाता, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, हमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है कि आपने इस रेट पे रोटी बेचनी है। वाई, क्यों? हमें पूछा गया है कि आपको आटा किस रेट पे मिल रहा है, आपकी गैस के क्या रेट्स हैं, आपके दीगर कितने एक्सपेंसेस हैं, कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये बंद कमरों के फैसलों के खिलाफ तो हम पिछले 2 साल से अदालत में हैं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह मैं पहले भी आपसे पूछ रहा था कि ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल हैं, किसानों के मसाइल हैं, यहाँ पे गुफ्तगू भी हुई, लेकिन यकीनन कोई ना कोई उम्मीद भी तो होगी ना, 2-4 ऐसे स्टेप्स जिनको उठा के चीजों को बेहतर करके ज़राअत का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर किया जा सकता है, तो कोई उम्मीद भी तो दिलवाए ना आप। जी काज़मी साहब, उम्मीद इसी तरह से है कि जब ये स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे, हम ये कहते हैं कि आप हमारी भी सुने, हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हम करते हैं, हमें पता होता है कि वहां के मसाइल क्या हैं। यहाँ पे तो बाबूज को बिठा लिया जाता है, उनकी टाई देखें, उनका कोट देखें, उनकी पैंट देखें, उनके जूते देखें, तो आप हैरान हो जाएंगे, और वो फैसले हमारी किस्मतों के करते हैं। एक बात और मैं काज़मी साहब आपको बता दूं कि हुकूमत इतनी झूठ बोलती है, वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। यानी एक बात कहेगी कि IMF की वजह से जो है वो हम प्राइस मुकर्रर नहीं कर पा रहे, पिछले साल भी यही कहा, उससे पिछले साल और अब भी। सिंध गवर्नमेंट ने खुद खरीद की है, चाहे वो 3500 उस पर रेट रखा है, जो कि रेट हमें काबिल कबूल नहीं है, जिस तरह खालिद भाई ने कहा, और पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं खरीद की। ये कैसा IMF की जो है वो पाबंदी है। और फिर आप देखें कि पिछले साल 29 लाख टन का शॉर्टफॉल आया था, इस दफा काज़मी साहब कम अज कम 45 लाख टन का शॉर्टफॉल आ रहा है। अभी मीडिया ने कल रिपोर्ट किया था कि फूड सिक्योरिटी के वो जो राना तनवीर है, उन्होंने कुछ मीटिंग शीटिंग बुलाई है और अब इंपोर्ट जो है करेंगे। ये किसान को इंसेंटिव दें, जिस तरह आप बुखारी साहब गंदम में कह रहे हैं, गंदम में इतना शॉर्टफॉल आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, गंदम में आ रहा है। और ये जब वज़रा या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि 1 करोड़ और 64 लाख एकड़ के ऊपर जनाब गंदम पंजाब के अंदर काश्त हो गई, ये हो गई, आप प्रोग्राम हमारे उठा के देख लें, हम उस वक्त भी कहते थे कि गंदम जो है वो कम होगी, क्योंकि हम फर्टिलाइजर उसके जो है वो डाल ही नहीं सके, हमारे पास इतनी जो है वो सकत ही नहीं थी, पैसा नहीं था। जब आप DAP की आपकी बोरी जो है वो 2022 के अंदर 9000 की हो और आज वो 16000 की है, तो हम किस तरह से वो मुकाबला कर सकते हैं? और फसल का रेट हमें दिया नहीं जाता और नित नए तजर्बे किए जाते हैं। जिस तरह खालिद भाई ने आपको बताया कि एग्रीगेटर का वो एक जो है राग अलापा गया, बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इश्तिहारी जो है वो हुकूमतें, तो आप ये खाद सस्ती करें। अगर ये चाहते हैं कि आगे ये बहरान ना हो, खाकम बदहम, मैं कहता हूं कि कोई ग़िज़ाई बहरान मेरे मुल्क में पैदा हो तो बाइसे शर्म होगा, और वो हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों की वजह से होगा। आप जिस तरह हमारा नेबर दुश्मन कंट्री देता है, आप खाद सस्ती करें। आप देखें कि अगर 2 करोड़ एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम बीज होती है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो आप 2 करोड़ बोरी DAP की लगेगी। आप इसी तरह देखें कि यूरिया जो है वो उसमें 2 या 3 डलती हैं, आप उसके अंदर जो है वो सब्सिडी दें और कम रेट रखें, फिर देखें आप कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपने जहां पे कॉटन है, ठीक है बुखारी साहब, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। खोकर साहब आपका भी शुक्रिया, अब्बासी साहब आपका भी शुक्रिया। अगेन आप सबको ईद मुबारक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।